बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य का इतिहास जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और 9th 10th के अलावा भी ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे पॉइंट आएंगे, ऐसे टॉपिक आएंगे कि जो कि आपको आगे भी काम देगा। कोई भी आप परीक्षा दे रहे, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी जहाँ हिंदी है वहाँ इस तरह के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली। हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत कुछ अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया गया है। कुछ लोग 1300 से स्टार्टिंग मानते हैं, 1300 से लेकर के 1658 तक मानते हैं। इस तरह से कुछ लोगों का सबका अलग अलग मानना है। तो जो हमने ये चार्ट बनाया है, ये हमारा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित है। जो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य इतिहास पर आधारित है, यानी उसके अनुसार ये आपको डेटा दिया जा रहा है। इस डेटा में सबसे पहले आप लोग देखिए कि पहला काल जो था वो आदिकाल था। आदिकाल यहाँ पर 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना गया है आदिकाल को। इसके बाद मध्यकाल में दो काल आए जो कि भक्ति काल और रीत काल के नाम से जाने जाते हैं। जब आप लोग को काव्य साहित्य का इतिहास बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि भक्ति काल कब से कब तक रहा, इसके जो प्रमुख कवि रहे वो कौन कौन से रहे, क्योंकि भक्ति काल को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल में भी सगुण मार्गी शाखा, निर्गुण मार्गी शाखा, यानी वो उस टाइम पे आपको जब काव्य साहित्य का इतिहास बताया जाएगा तो ये चीजें वहां उस टाइम आपको बताई जाएंगी। तो ये बस आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया था। मध्यकाल कब से कब तक रहा? मध्यकाल 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक रहा। इसके अलावा नेक्स्ट जो आधुनिक काल, जो कि आज भी आधुनिक काल ही चल रहा है, आज का समय जो चल रहा है वो आधुनिक काल ही चल रहा है, क्योंकि इस आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को फिर कई भागों में बांटा गया है। इसमें अलग अलग युग बताए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं भारतेंदु युग। आधुनिक काल जो है वो 1801 से अद्यतन, मतलब आज तक। अद्यतन का अर्थ यहाँ पर आज तक है, यानी 1801 ईस्वी से अभी तक जो युग चल रहा है वो युग चल रहा है आधुनिक युग, आधुनिक काल। तो इसके अंतर्गत अलग अलग युग बताए गए हैं। जैसे भारतेंदु युग है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग रहा। इसके बाद द्विवेदी युग आता है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग रहा। छायावाद युग आपका 1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक रहा। अगर मैं बात करूं, इसके हमने एक स्टार लगा रखा है, क्योंकि
इसी छायावाद युग को क्लास 10th में शुक्ल युग के नाम से जाना जाएगा। शुक्ल युग के नाम से जाना भी जाता है छायावाद युग को। तो ये 1918 से 1937 ईस्वी तक छायावाद युग रहा। इसके अलावा छायावादोत्तर युग 1937 से 1947 ईस्वी तक रहा। इसके अलावा स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, इस नाम से इसको जाना जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति से अद्यतन, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 से आज तक ये स्वतंत्रोत्तर युग है। तो ये आपने देखा, ये युग आपने देखा, काल कब से कब तक कौन सा काल रहा। इसमें कुछ इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि आधुनिक काल कब से कब तक रहा, मध्यकाल कब से कब तक रहा, या आदिकाल कब से कब तक रहा। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीजें ध्यान में जरूर होनी चाहिए। इसी में जो भी और भी प्रश्न बन सकते हैं कि छायावाद युग कब से कब तक रहा, छायावादी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना है और बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं गद्य की बात करूंगा। गद्य का स्वरूप, गद्य होता क्या है। देखिए, भाषा सब में है, जितने भी जीव इस जगत में हैं, इस संसार में हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। लेकिन मनुष्य की जो भाषा है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसीलिए सबसे तेज गति से मनुष्य का विकास हो रहा है। अन्य जीवों की अपेक्षा, अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे ज्यादा जो विकास मनुष्य का हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है। सब बहुत सारी भाषाएं, जैसे कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी हम उस चीज को समझते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। बहुत सारी हमारी भाषाएं ऐसी जो बाहर नहीं बोली जाती, लेकिन बहुत से बाहर के लोग हमारी भाषा को समझते हैं। तो इसीलिए यानी हम लोगों का कहीं ना कहीं मिला जुला करके सब बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, जिससे हम लोगों का जो विकास है, जो हम लोगों की विकास की क्षमता है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं सबसे बढ़ जाती है। केवल मनुष्य को ही भाषा के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता प्रकृति से प्राप्त हुई है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से अभिव्यक्त करता है, एक गद्य के रूप में, दूसरा पद्य के रूप में। मानवीय अभिव्यक्ति के इन दो रूपों को क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहा जाता है। यानी जो हम अपनी बात को, अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं दो माध्यम से, साहित्य में अगर प्रकट करते हैं तो वो दो माध्यम से होता है, एक गद्य के माध्यम से होता है और दूसरा पद्य के माध्यम से होता है। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। जैसा आप लोग अभी आपके सामने जो टॉपिक चल रहा है वो गद्य ही चल रहा है। गद्य जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में, गद्य जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है और उसी का छंदोबद्ध रूप पद्य कहलाता है। गद्य और काव्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में बहुत अंतर है। गद्य के मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि है, जबकि काव्य के विषय बहुत कुछ काल्पनिक और छंदबद्ध हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गद्य और पद्य दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि दोनों में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, चाहे आप गद्य के माध्यम से करिए, चाहे आप पद्य के माध्यम से कीजिए। लेकिन गद्य के माध्यम से
अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए बहुत आसानी होती है। कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है, लेकिन पद्य के माध्यम से नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो छंद से बधा होता है। छंद, लय, ताल, तुक इन सब से बधा होता है, तभी वो जाकर के पद्य बनता है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्य और पद्य में अंतर, गद्य और पद्य में अंतर। तो इस तरह से आपको अगर ये पता होगा तो आप गद्य और पद्य में अंतर बता सकेंगे। अभी आगे आपसे इस पे और चर्चा होगी, गद्य और पद्य में अंतर। उससे पहले गद्य की उपादेयता यानी महत्ता, क्यों महत्वपूर्ण है गद्य, क्या इसकी आवश्यकता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित प्रकट करना है। गद्य की भाषा पूर्ण रूप से व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल व्यक्त भी कर सकता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि गद्य में आपको अपनी बात रखने के लिए, आप अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत आसानी होती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, इसी तरह से ही आपको शब्दबद्ध कर देना, यानी उसको लिपिबद्ध कर देना है, बस। इसीलिए इसमें आसानी होती है, जबकि पद्य में ऐसा नहीं होता है। काव्य के समान इसमें तुक, छंदबद्धता, अलंकारिकता आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसा अभी हमने चर्चा किया, हमने बताया कि छंद काव्य में क्या करना होता है, यानी पद्य में क्या करना होता है। पद्य और काव्य दोनों एक ही अर्थ हैं, दोनों के अर्थ एक है, शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक है। चाहे आप पद्य कह लीजिए, चाहे आप काव्य कह लीजिए। तो इसमें जो है काव्य के समान, इसमें काव्य में होता क्या है, इसमें तुकबंध होता है, छंदबद्धता होती है, अलंकारिकता होती है। ये सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं इसको लाने के लिए, क्योंकि जिससे सुनने वाला, जिससे लयबद्ध हो सके, जिसे छंदों में बज सके और गेय हो जाए। गेय मतलब गाने योग्य हो जाए, एक लय में चलता है। जबकि आप इतिहास पढ़ते हैं, कोई आप पत्र पढ़ते हैं, कोई आप निबंध पढ़ते हैं, तो कोई इसमें लय की जरूरत नहीं है कि एक लय से पढ़िए, कोई एक लय से पढ़िए, ऐसा कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो ये चीजें इसमें थी। इसके अलावा आपको गद्य एवं पद्य में अंतर, गद्य एवं पद्य में अंतर यह है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। सबसे पहले अंतर, सबसे बड़ा अंतर जो होता है, गद्य का विषय होता है वो विचार प्रधान होता है, और पद्य का जो विषय होता है वह भाव प्रधान होता है। पहला पॉइंट तो यही आपको अंतर मिल गया है कि गद्य में जो होता है वो विचार प्रधान होता है, और पद्य में जो होता है वो भाव प्रधान होता है। पद्य में छंद का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी अगर पद्य की बात करें, पद्य में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। छंद का प्रयोग यानी छंद से बधा होगा, अलंकारिक शब्द उसमें होंगे, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। जबकि गद्य में इस तरह से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। गद्य का विस्तार अधिक होता है, इसमें किसी बात को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि पद्य में बात को संकेत में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। गद्य का विषय प्रतिपादन सीधा सपाट होता है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यपरक वर्णन पाया जाता है। इसके विपरीत काव्य वर्णन सूक्ष्म संकेतात्मक होता है। गद्य में विरल ही वाक्य अपूर्ण होता है, जबकि पद्य में विरल ही वाक्य पूर्ण होता है।
यानी थोड़ा सा ही कुछ कह दिया जाए तो पद्य में उसका पूरा अर्थ लगा लिया जाता है, जबकि गद्य में वो चीज पूरा नहीं होता है। तो ये आपको जो मुख्य रूप से अंतर इसमें स्पष्ट हो रहे थे, इसमें अंतर आपने देखा गद्य में और पद्य में क्या अंतर होता है। मुख्य रूप से ये सारे जो आपके अंतर थे। इसके अलावा अब बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल, अगर आप कक्षा 9th में है तो आपको वहां पर भारतेन युग और द्विवेदी युग ये दोनों आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको छायावाद युग और छायावादोत्तर युग ये दोनों आपको 10th में पढ़ना है और ये 9th में पढ़ना है। लेकिन पढ़ना बेशक 9th में है, बेशक आपको 10th में पढ़ना है। यह जब आप 10th में होते हैं, जब आपको बोर्ड का एग्जाम देना होता है, जब आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए कोई एक निर्धारित सिलेबस ऐसा नहीं है कि यहीं से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे 9th के भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगे आप देखेंगे कि भारतीय युग आपको क्लास 9th में मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका जो बहुत सारे पेपरों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। यानी कहने का तात्पर्य सीधा शब्द में अगर कहें तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पर रखा है, जिससे सभी का भला हो सके। तो शुक्ल युग पर अभी चर्चा होगी। शुक्ल युग, द्विवेदी युग के बाद हृदय के गहन विचारों को व्यक्त करने की क्षमता शुक्ल युग के गद्य में दिखाई पड़ी। अगर द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था? हरिश्चंद्र द्विवेदी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्विवेदी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंद्र युग पड़ा था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंद्र युग पड़ा था और महावीर द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था। छायावाद युग जो आपको क्लास 10th में शुक्ल युग के नाम पर मिलेगा, वह शुक्ल युग जो पड़ा था वह पड़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। तो ये तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि भारतेंद्र युग किसके नाम पर पड़ा, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा और द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा। तो ये तीनों तरह के अगर प्रश्न आपसे कहीं कोई पूछता है, कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह से आपसे ये तीनों प्रश्न बड़े आसानी से बनना चाहिए कि भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा और शुक्ल युग अगर पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा। अब सन 1919 से 1938 तक के काल को यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे दिखाई दे रहा है। 1918 यहां दे रखा है, 1937, लेकिन जो शुक्ल युग है वह 1919 से 1938 तक माना गया है। 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम पड़ा। शुक्ल युग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण, पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम पड़ा। इस युग को प्रसाद युग, इस युग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल युग को या छायावाद युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
छायावाद युग को अन्य किस युग के नाम से जाना जाता है? तो आपसे तुरंत प्रश्न बनना चाहिए कि छायावाद युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, और छायावाद को ही छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावादी कवियों, अब इनके कवि की बात की जाए, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न जो बनते हैं इस तरह से, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, छायावादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। और उनकी रचनाएं बताइए, उस समय की पत्रिकाएं बताइए। इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। छायावादी कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्ततापूर्ण स्वरूपों को प्रस्तुत किया। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इसी युग में वियोगी हरि, राय कृष्ण दास और माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन भी हुए। यानी आपसे अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि छायावादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए, तो आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी, महादेवी वर्मा, दिनकर जी, इसके अलावा वियोगी हरि जी, राय कृष्ण दास और माखनलाल चतुर्वेदी आदि छायावादी युग के लेखक हैं। चाहे छायावादी युग कह लीजिए, चाहे आप शुक्ल युग कह लीजिए, चाहे आप प्रसाद युग कह लीजिए, चाहे आप प्रेमचंद युग कह लीजिए। इसके अलावा भी कुछ लेखक हैं जो कि अलग अलग विधाओं पर कलम चलाए हैं। इसके अलावा जो लेखक हैं, समालोचक और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महान योगदान के पश्चात, रामचंद्र शुक्ल तो थे ही, उसके बाद भी आलोचना क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, तथा इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगर आपसे इतिहासकार के नाम पूछता है, आलोचक के नाम पूछता है, तो आप इन लोगों का नाम लिख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर मोहन अवस्थी, इन सब का नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये छायावादी युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग यहाँ पर ये पूर्ण हो रहा है। इसके बाद का जो युग आया उसको यहाँ पर छायावादोत्तर युग के नाम से जाना गया है, और उसी को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना गया है, उसी को प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पर भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि छायावादोत्तर युग को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो छायावादोत्तर युग जो है वो शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावादोत्तर युग जो है यह 1936 ईस्वी के पश्चात लेखन की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय संस्कृत चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को अपनी रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ किया। छायावादी युग के अनेक रचनाकार नवचेतना के अनुसार साहित्य रचना करने लगे। परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य छायावादोत्तर युग कहा गया। इसे शुक्लोत्तर तथा प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया आपको कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी युग में
सहज, व्यवहारिक और अलंकारिक गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों ने लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इसी युग के लेखक हैं। हिंदी में इसी के अलावा रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर या प्रगतिवादी युग करके अगर पूछा जाता है तो कि इन छायावादोत्तर युग के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए, किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए, तो इसको आप अगर ध्यान से सुने रहेंगे, ध्यान से पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अब चर्चा करूंगा, क्योंकि अब हमारा शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग ये पूरा हो चुका है और अब हम कुछ चर्चा करेंगे इन युग के लेखक की और इन युग के लेखक रचनाकार की और रचना की, यानी शुक्ल युग के लेखक की और रचना की, इस पर चर्चा करेंगे। निबंध पर, उपन्यास पर, इन सब पर भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमने देखा कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पीछे आया था कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहां से होता है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहां से होता है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको लर्न करिए, क्योंकि ये आपके जीवन में क्लास 9, 10 की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ही नहीं, ये आगे भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम देगी। देखिए भारतेंद्र युग के हैं ये जो पत्रिकाएं हैं ये भारतेंद्र युग के हैं। भारतेंद्र युग की जो पत्रिका है कवि वचन सुधा ये पत्रिका का नाम है और ये संपादक का नाम है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और ये प्रकाशित कहां से होती है, ये प्रकाशित होती है काशी यानी वाराणसी से। काशी यानी वाराणसी से। इसके अलावा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कहां से होता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन जो है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक जो हैं वो है बद्री नारायण चौधरी, यानी इन्हीं को प्रेमघन भी कहा जाता है। और यह पत्रिका जो है आनंद कादम्बनी पत्रिका यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। इसके अलावा अगर द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग के भी बहुत सारे पत्रिकाएं हैं, जिसमें मेन है सरस्वती पत्रिका। अक्सर ये भी पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यह पत्रिका जो है यानी सरस्वती पत्रिका जो है यह भी इलाहाबाद से ही प्रकाशित हो रही है, जिसे आजकल हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शुक्ल युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो है हंस,
हंस पत्रिका के संपादक जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं और यह कहां से प्रकाशित होती है? काशी यानी वाराणसी से। इसके अलावा साहित्य संदेश पत्रिका का संपादक गुलाब राय जी के द्वारा किया जाता है और यह प्रकाशन स्थान कहां से होता है? आगरा से। इसके अलावा कर्मवीर पत्रिका के संपादक जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और कर्मवीर पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। इसके अलावा शुक्लोत्तर युग, यहां भी देखिए आप हंस पत्रिका है, 2 बार हंस पत्रिका आ रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है उसमें स्पष्ट लिखा होगा शुक्ल युग का या शुक्लोत्तर युग का, इस तरह से, यानी दोनों में डिफरेंट करके यानी अलग करके पूछा जाएगा। तो शुक्लोत्तर युग के हंस पत्रिका का संपादक कौन थे? संपादन कहां से होता है? संपादन प्रकाशन स्थान क्या है? तो इस तरह से दोनों में डिफरेंट रहेगा। तो ये जो हंस शुक्लोत्तर युग का है इसके हैं राजेंद्र यादव और यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है वो राजेंद्र अवस्थी जी के द्वारा प्रकाशित होती है और यह प्रकाशन स्थान जो है वो दिल्ली से है। इसके अलावा धर्मयुग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद ध्यान से, तो क्लास 9th में ये था। इसके लेखक भी धर्मवीर भारती हैं। तो ये धर्मयुग पत्रिका है, इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती और यह पत्रिका जो है बंबई से, यानी जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, वहां से ये प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर मैं होल्ड करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में वो चीजें नहीं आएंगी। अभी इसके आगे कल जो हमारा यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोगों को शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग, इन युगों के प्रमुख लेखक जो हैं, इन युगों के जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी जो विधाएं हैं, जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, इस तरह से, यानी इन सब पर चर्चा होगी और इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसको 1 बार 2 बार मतलब जब तक ना समझ में आए चीजें तब तक देखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप विद्यालय प्रबंधन पर संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय के द्वारा दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जिसपे आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।